है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों जिस दिन आप लोगों ने भी जोर लगा दिया, ये पत्थर भी जो है वो पानी बदल जाएगा। और एक चीज का विश्वास मान लीजिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों को सफलता प्राप्त करने से रोक सके। कोई ऐसा माइका लाल इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो आप लोगों को सफल होने से रोक सके, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो आप लोगों को सफल होने से रोक सकता है, आपको सफलता प्राप्त करने से टोक सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप है दोस्तों। क्योंकि जब ज्वालामुखी को फटना होता है तो ज्वालामुखी फट कर रहता है, कोई ज्वालामुखी को रोक नहीं सकता। जब तूफान को आना होता है तो वो आकर रहता है, कोई तूफान का रास्ता रोक नहीं सकता। तो कोई आपकी सफलता को कैसे रोक सकता है? क्या आप लोग ज्वालामुखी और तूफान से कम है दोस्तों? तो इसी के साथ दोस्तों विश्वास मानिए मेरा, हम लोग इस सफलता का गला पकड़ कर कहेंगे कि तू इतने दिन कहां पर भागी भागी फिर रही थी और हम तेरे पीछे फिर। दोस्तों इसी के साथ में शुरुआत करते हैं सितंबर के करंट अफेयर्स की। हम पढ़ रहे थे दोस्तों सितंबर माह का करंट अफेयर्स, उसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। वो जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं। आज दोस्तों वापस से शुरुआत करना चाहेंगे हम सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों देखते हैं आज हम राष्ट्रीय समसामयिकी जो है वह पढ़ने वाले हैं। पहली ही खबर क्या थी दोस्तों? तो प्रोजेक्ट चीता, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो घटना थी प्रोजेक्ट चीता के तहत जो किया गया था, वो परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में तो जरूर जो है वह पूछा जाएगा प्रोजेक्ट चीता के बारे में। इसके तहत नामीबिया से, कौन से देश से लाए गए दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते? तो नामीबिया से जो है वो लाए गए। अफ्रीका महाद्वीप का एक यह देश है नामीबिया, यहां से जो है वो चीते लाए गए। कितने चीते लाए गए दोस्तों? तो 8 चीते लाए गए। कितने चीते लाए गए दोस्तों? 8 चीते। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर 17 सितंबर, क्या था दोस्तों? 17 सितंबर को क्या था? पीएम मोदी का जन्म दिवस था। और इस दिन क्या किया दोस्तों? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़ा। कहां पर छोड़े गए दोस्तों ये चीते? तो मध्य प्रदेश जो है उसका जिला है श्योपुर जिला, उसमें कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में कुन्नो नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी श्योपुर जिले में स्थित है। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे। कौन से देश से लाए गए थे? तो दोस्तों वो चीते जो है नामीबिया से लाए गए थे। इन 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर है। दोस्तों इसमें क्या है? 5 तो जो है मादा चीते हैं, वह कितने? 3 जो है वो नर चीते हैं। कितने? 5 मादाएं हैं और 3 नर हैं। और टोटल दोस्तों 8 चीते जो है वो लाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मादा चीते को आशा नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? एक मादा चीते को आशा नाम दिया गया, क्योंकि दोस्तों सारे देश को आशा है इस आशा नाम के चीते से कि वह और नए चीते पैदा करेगी और भारत में चीतों की संख्या में दोस्तों क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चीते को वर्ष 1952 में, कब दोस्तों? वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में अंतिम बार चीता जो है वर्ष 1952 में जो है देखा गया था। प्रोजेक्ट चीता मांसाहारी बड़े जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की पहली परियोजना है। दोस्तों बड़े जो जंगली जानवर होते हैं मांसाहारी, उनके अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की पहली परियोजना है यह प्रोजेक्ट चीता, जिसके तहत चीते को अफ्रीका महाद्वीप से कहां पर लाया गया दोस्तों? एशिया महाद्वीप में लाया गया है। यह है दोस्तों क्या? प्रोजेक्ट चीता, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे। और दोस्तों ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? अलग अलग समय पर अलग अलग जीवों की सुरक्षा करने के लिए सरकार जो है वो कुछ अधिनियम लेकर आती है, उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा में इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा अधिनियम कब आया था? तो पहला ही आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। कौन सा दोस्तों? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब आया था अपने पास में? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वर्ष 1972 में आया था। कब आया था दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वह आया था। इसके अलावा दोस्तों बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था हमारे पास में? तो बाघ संरक्षण अधिनियम जो है वह वर्ष 1973 में आया था। कब आया था दोस्तों बाघ संरक्षण अधिनियम? वर्ष 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर
टाइगर जो है वो या फिर टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में चला दिया गया था। इसके अलावा आया था दोस्तों क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम। कौन सा दोस्तों? क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम या फिर मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम जो है वह कब आया था? तो वर्ष 1975 में। कब आया था दोस्तों क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम? वर्ष 1975 में क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम जो है वो आया था। इसके अलावा दोस्तों आया था हमारे पास में वन संरक्षण अधिनियम। कौन सा दोस्तों? वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब आया था? तो वर्ष 1980 में आया था। कब आया था दोस्तों? वर्ष 1980 में जो है वह वन संरक्षण अधिनियम आया था। इसके अलावा दोस्तों आया था हमारे पास में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा आया था दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह वर्ष 1986 में आया था। कब आया था दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो वर्ष 1986 में जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया था। इसके अलावा दोस्तों आया था हमारे पास में हाथी संरक्षण अधिनियम। कौन सा दोस्तों? हाथी संरक्षण अधिनियम जो है वह कब आया था? तो वर्ष 1992 में। कब आया था दोस्तों हाथी संरक्षण अधिनियम? तो वर्ष 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम जो है वो आ गया था। इसके अलावा एक और आया था दोस्तों हमारे पास में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। कौन सा दोस्तों? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था? तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है वर्ष 2002 में आया था। कब आया था दोस्तों जैव विविधता संरक्षण अधिनियम? तो वर्ष 2002 में जैव विविधता संरक्षण आया था। इसके अलावा एक संरक्षण अधिनियम और आया था दोस्तों, और वो था हमारे पास में डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। कौन सा दोस्तों? डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम जो है वह कब आया था? तो वर्ष 2009 में जो है वह डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम आ गया था हमारे पास में। ये हुई दोस्तों सारे ही सारे अधिनियम के बारे में चर्चा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आ गया था, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हो गया था। क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम 1975 में आ गया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आ गया था, डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 में आ गया था, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में आ गया था, और जैव विविधता संरक्षण दोस्तों वर्ष 2002 में आ गया। दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या था, ये चीते जो है वो कहाँ से लाए गए थे दोस्तों? तो ये चीते जो है वो हमारे पास में नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे दोस्तों? नामीबिया से यह चीते जो है वो लाए गए थे। नामीबिया कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में यह नामीबिया जो है स्थित है। और नामीबिया में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो नामीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो नामीब मरुस्थल के नाम पर इस देश का नाम जो है वो क्या रख दिया गया? नामीबिया रख दिया गया। यह नामीब मरुस्थल जो है वो एक गर्म मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? नामीब मरुस्थल जो है वह एक गर्म मरुस्थल है, और इस गर्म मरुस्थल का निर्माण कौन सी धारा के द्वारा किया जाता है? तो ठंडी बेंगुएला धारा। कौन सी धारा दोस्तों? ठंडी बेंगुएला धारा के द्वारा इस नामीब मरुस्थल का निर्माण किया गया है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस नामीब मरुस्थल को शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोहरे से ढके हुए बालू का स्तूप। कौन से मरुस्थल में कोहरे से ढके हुए बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो नामीब मरुस्थल में कोहरे से ढके हुए बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और यह नामीबिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो वर्ष 1990 में यह नामीबिया स्वतंत्र हो गया था अपने पास में। और कौन से देश से स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका से। किससे दोस्तों? साउथ अफ्रीका से यह नामीबिया जो है वह स्वतंत्र हो गया था। यह हुई साथियों इसके बारे में चर्चा नामीबिया के बारे में। इसके अलावा इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इस नामीबिया के पड़ोसी देश है हमारे पास में ABD। ABD का मतलब क्या है? एक तो है अपने पास में, ए का मतलब है यहाँ पर अंगोला। अंगोला के अलावा बी का मतलब है दोस्तों कौन सा? बोत्सवाना। कौन सा हो गया दोस्तों? अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। कौन सा दोस्तों? अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। ये सभी जो है वो किसके पड़ोसी देश है दोस्तों? तो ये सभी नामीबिया के पड़ोसी देश है। दोस्तों हमने चर्चा की सारे अधिनियमों के बारे में और चर्चा की नामीबिया के बारे में। जो भी चीज आएगी दोस्तों मेरा विश्वास मानिए उसका हम लोग 360 डिग्री एनालिसिस कर देंगे और उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। और विश्वास मानिए परीक्षा में इन्हीं चीजों से संबंधित सवाल आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। उसके लिए हम लोगों को कमर कस लेनी है दोस्तों। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
आगे की खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली चर्चा क्या थी हमारे पास में कि गुलाम अली, कौन सा अली दोस्तों? गुलाम अली। क्यों चर्चाओं में थे गुलाम अली? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। किसके लिए मनोनीत किया गया दोस्तों? गुलाम अली को तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। उसी के तहत गुलाम अली को क्या कर दिया गया दोस्तों? राज्यसभा के लिए मनोनीत जो है कर दिया गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। पहली बार ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर का एक समुदाय है गुर्जर मुस्लिम समुदाय, उसके किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया गया। पूछा जा सकता है गुर्जर मुस्लिम समुदाय का संबंध कौन से राज्य से है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में गुर्जर मुस्लिम समुदाय का संबंध है। और गुलाम अली कौन से समुदाय के हैं? गुर्जर मुस्लिम समुदाय के हैं, जिनको राज्यसभा के लिए क्या कर दिया गया दोस्तों? मनोनीत कर दिया गया। यह थी दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर जो कि गुलाम अली से संबंधित थी। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राज्यसभा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का जो है वो उल्लेख है। इसके अलावा संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है दोस्तों? इसे संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा का संसद का उच्च सदन कहा जाता है। इसे ही संसद का स्थायी सदन भी जो है वो अपने पास में कहा जा सकता है। उच्च सदन, स्थायी सदन। इसके अलावा बुजुर्गों का सदन, कौन सा सदन दोस्तों? उच्च सदन, स्थायी सदन और बुजुर्गों का सदन जो है वो भी राज्यसभा को ही कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, क्या होगा? इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का जो है वो कार्यकाल होता है। इसके अलावा राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है दोस्तों वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा का सभापति। तो उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापतित्व उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा की राजस्थान में कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? राजस्थान में इस राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या होती है? तो 245 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 245 सदस्य इस राज्यसभा में होते हैं। और इस 245 सदस्यों में तो 12 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य? तो राष्ट्रपति के द्वारा इन 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत जो है वो किया जाता है। और ये कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से इन सदस्यों का मनोनयन जो है वो किया जाता है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है। और सरला से हम लोग याद रख सकते हैं किसको दोस्तों? संसद को। इसमें क्या हो जाएगा? संसद जो है इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में है। इसके अलावा लोकसभा का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में है। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा? ये हुई है हमारे पास में राज्यसभा के बारे में चर्चा और संसद के बारे में थोड़ी सी चर्चा। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण तो इंडिया गेट पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया गया है जहां नेताजी की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण 23 जनवरी 2022 के दिन किया गया था। 23 जनवरी 2022 को दोस्तों क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। और इस 125वीं जयंती पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया था? इंडिया गेट पर जो है वो किया गया था। लेकिन यहां पर अब होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट से बनी हुई प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा दोस्तों? पहले जो प्रतिमा थी वो होलोग्राम प्रतिमा थी, लेकिन अब ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा का यहां पर जो है वो अनावरण कर दिया गया। यह प्रतिमा ग्रेनाइट से बनी है और 28 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है दोस्तों यह प्रतिमा? तो 28 फीट जो है यह ऊंची प्रतिमा है, जिसका अनावरण जो है कहां पर किया गया है दोस्तों? इंडिया गेट पर कर दिया गया है। मूर्ति को पूरा करने वाली मूर्तिकारों की टीम का नेतृत्व अरुण योगीराज ने किया। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इस मूर्ति का निर्माण जो किया उस मूर्तिकारों की टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुण योगीराज ने। किसने किया दोस्तों? अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को पूरा करने वाले मूर्तिकारों की टीम का जो है वो नेतृत्व किया था। यह हुई दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो इंडिया गेट पर जो है वो किया गया। बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नेताजी सुभाष
सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं अपने पास में, तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 के दिन। कब हुआ था दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? तो कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों इनका जन्म? कोलकाता में इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ये आईसीएस अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुड़ गए थे। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सा गठन दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल का गठन जो है वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इनका जन्म दिवस जो होता है वो 23 जनवरी के दिन आता है और इस 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों पराक्रम दिवस? तो 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस जो है वह मनाया जाता है। इसके अलावा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके अलावा कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, कौन से अधिवेशन दोस्तों? हरिपुरा व त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की जो है वह अध्यक्षता की थी। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा, कौन सा दोस्तों? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो है वो दे दिया था। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया था। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में दिया गया और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद राय को जो है यह पुरस्कार दिया गया। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे की खबर पर बढ़ते हैं। अगली खबर क्या थी? रबर डैम। कहां पर किया गया रबर डैम का उद्घाटन? तो बिहार में। बिहार में फाल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का निर्माण किया गया है। कहां पर किया गया है देश के सबसे बड़े रबर डैम का निर्माण? पूछा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े रबर डैम का निर्माण कहां पर किया गया है? तो बिहार में किया गया है। बिहार में भी कहां पर किया गया है दोस्तों? फाल्गु नदी पर। कौन सा नदी पर दोस्तों? फाल्गु नदी। दिमाग की खोपड़ी में छाप लीजिएगा, कौन सी नदी पर रबर डैम का निर्माण किया गया? फाल्गु नदी पर इस रबर डैम का निर्माण किया गया और बिहार में किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा रबर डैम है हमारे पास में। और डैम का नाम नीतीश कुमार ने क्या रखा दोस्तों? गयाजी डैम। क्या नाम रख दिया गया इस डैम का? गयाजी डैम जो है वो इस डैम का नाम रख दिया गया। पूछा जा सकता है कि हाल ही में गयाजी डैम का निर्माण कहां पर किया गया है? तो वो बिहार में गयाजी डैम का निर्माण किया गया। निर्माण किसने किया? तो हैदराबाद की एक कंपनी है। कहां की है दोस्तों कंपनी? हैदराबाद की कंपनी है और एनसीसी लिमिटेड के द्वारा। पूछा जा सकता है इस डैम का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया? तो हैदराबाद की एक कंपनी है, उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड, उसके द्वारा इस डैम का निर्माण किया गया। बात करें अगर दोस्तों बिहार के बारे में, तो बिहार में क्या घटनाएं घटित हो रही थी हमारे पास में? तो बिहार में क्या हुआ दोस्तों? बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जो है वो टूट गया। क्या टूट गया दोस्तों? बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जो है वो टूट गया। नीतीश कुमार की एक आदत है कि कभी तो वो बीजेपी की गोद में जाके बैठते हैं और कभी आरजेडी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जो है वो बिहार में टूट गया। नीतीश कुमार वापस किसकी गोद में जाकर बैठ गए? लालूआ की गोद में। दोस्तों लालू यादव की गोद में जाकर बैठ गए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने एक बार वापस सरकार बना ली है लालू यादव की आरजेडी के साथ में मिलकर। पार्टी कोई भी हो दोस्तों, किसी के भी साथ गठबंधन हो, मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा वहां पर दोस्तों, कौन? नीतीश कुमार। तो बिहार के वापस मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नीतीश कुमार जो है वापस इसके सीएम जो है वो बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? सीएम तो वापस से, गठबंधन चाहे चेंज हुआ हो लेकिन सीएम तो जो है वो नीतीश कुमार ही बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? सीएम नीतीश कुमार वापस से इसके सीएम बने हैं। लेकिन डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो लालू का बेटा। कौन दोस्तों? डिप्टी सीएम बना है हमारे लालू का बेटा तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम बन गए हैं हमारे पास में बिहार के। कहां के डिप्टी सीएम बने हैं दोस्तों? लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। और लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल की सजा हो गई है। कितनी हो गई है दोस्तों? चारा घोटाले में लालू को 5 साल की सजा हो गई है। चारा घोटाले में दोस्तों क्या हो गई है? लालू यादव को 5 वर्ष की सजा दे दी गई है। और ये दोस्तों 5वीं बार 5 वर्ष की सजा हो गई है हमारे पास में। किसको? लालू यादव को। क्योंकि चारे को नहीं छोड़ा था लालू यादव, चारे को भी खा गए थे, इसलिए 5वीं बार जो है वो लालू यादव को 5 वर्ष की सजा हो गई है दोस्तों। किसके मामले में? चारा घोटाले के मामले में। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? रबर डैम के बारे में चर्चा, जो कि बिहार में बना है और फाल्गु नदी पर बना है। दिमाग आप
लगा दीजिएगा, राजपथ का नाम बदल दीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपथ का नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पूछा जाएगा आपको कि राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो राजपथ का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो दोस्तों विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक, कहां तक का रास्ता दोस्तों, विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का रास्ता, पहले इसको राजपथ कहा जाता था, अब इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, कर्तव्य पथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कर्तव्य पथ इसको कहा जाएगा। यह सड़क किंग्सवे के नाम से बनी थी दोस्तों, आजादी से पहले इस सड़क का निर्माण जो है, नाम जो है वो किंग्सवे के नाम से इसका निर्माण जो है वो किया गया, लेकिन बाद में आजादी के बाद में हिंदी में इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया। अंग्रेज चले गए, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने हम पर शासन किया, लेकिन गुलामी की ये निशानी छोड़ के चले गए, तो इसका नाम अब बदल दिया गया और आजादी के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था, राजपथ कर दिया गया था। गुलामी की निशानी को हम लोगों ने तोड़ दिया है और इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, अपने पास में राजपथ जो है वह राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग दिमाग में डाल दीजिएगा। अगला देख लीजिए दोस्तों, एशिया प्रशांत की शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। किसकी दोस्तों, एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है, एशिया और पैसिफिक रीजन है, उसके शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र, जो सबसे बड़े प्रौद्योगिकी केंद्र है, उनकी सूची जो है जारी कर दी गई है। किसके द्वारा जारी की गई है यह सूची, तो कुशमैन एंड टेकफील्ड के द्वारा। कौन सी संस्था के द्वारा यह सूची जारी की गई है, तो दिमाग में डाल दीजिएगा, कुशमैन एंड टेकफील्ड के द्वारा यह सूची जो है वह जारी कर दी गई है। इसका शीर्षक क्या था, टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। इसका जो विषय था, टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट, जो है वो इसका विषय था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा। दोस्तों इसमें पहले स्थान पर कौन सा रहा, तो बीजिंग जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है हमारे पास में अपना बेंगलुरु। कौन रहा दोस्तों, इसमें पहले स्थान पर रहा बीजिंग और दूसरे स्थान पर दोस्तों इसमें रहा है हमारे पास में बेंगलुरु। बीजिंग की बात करें तो चीन की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों, ये बीजिंग तो चीन की राजधानी है यह बीजिंग। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक, किसका दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था, तो बीजिंग में जो है वो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है वो किया गया था। ये हुआ दोस्तों पहले स्थान पर जो बीजिंग रहा, दूसरे स्थान पर कौन सा रहा दोस्तों, हमारे पास में बेंगलुरु जो है रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, बेंगलुरु के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, बेंगलुरु के बारे में अगर हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं अपने पास में, तो इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों, तो इसरो का मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा भारत में गार्डन सिटी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो गार्डन सिटी जो है वह बेंगलुरु को गार्डन सिटी जो है वो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। इसके अलावा साइंस सिटी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो बेंगलुरु को हमारे पास में साइंस सिटी भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। इसके अलावा भारत की सिलिकॉन वैली क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है दोस्तों, तो बेंगलुरु को ही दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसके अलावा गार्डन सिटी कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्पेस सिटी किसको कहा जाता है, तो भारत की स्पेस सिटी जो है वह भी इसी बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसरो का मुख्यालय जो है वो स्थित है। इसके अलावा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, कौन सा दोस्तों, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो था उसमें 10वें स्थान पर था। कौन सा दोस्तों, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें कौन से स्थान पर था बेंगलुरु का, तो दुनिया में 10वें स्थान पर था हमारे पास में बेंगलुरु टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में, यानी कि दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है अपने पास में दोस्तों, बेंगलुरु। और भारत का दूसरा सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है दोस्तों बेंगलुरु है। भारत का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो मुंबई है दोस्तों, जो कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में 5वें स्थान पर था। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में जो है वो पहले स्थान पर तुर्की का शहर था और उसका नाम था दोस्तों कौन सा, इस्तांबुल जो है वो उसमें प्रथम स्थान पर था। इसके अलावा देश का पहला वोटर डेटा बैंक कौन सा दोस्तों, देश का पहला वोटर डेटा बैंक कौन सा दोस्तों, देश का पहला वोटर डेटा बैंक जो है वह कहां पर स्थापित किया गया है, तो देश का पहला वोटर डाटा बैंक जो है वह भी दोस्तों बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा, बेंगलुरु के बारे में चर्चा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा था दोस्तों? दूसरे स्थान पर रहा था। बेंगलुरु का हम लोगों ने क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया। आगे की खबर देखते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों क्या हो रहा था? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सारे के सारे देश में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। क्या कर दिया गया? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कितना प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों? तो 5 वर्ष का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर। तो केंद्र सरकार ने आतंकवादी रोधी कानून, कौन सा कानून दोस्तों? यूएपीए के तहत पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। यूपीए कानून है दोस्तों, उसके तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े हुए जो भी संगठन थे दोस्तों, उन पर किसने लगा दिया? केंद्र सरकार ने प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? कारण क्या था अपने पास में? आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था। दोस्तों ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। पीएफआई और पीएफआई के कार्यकर्ता देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे। इसके अलावा आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से इनका संबंध था। इस कारण किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा दिया। कितने वर्ष का लगाया दोस्तों? 5 वर्ष का प्रतिबंध जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा दिया गया। विशेष क्या है दोस्तों? यूएपीए कानून नाम आया है दोस्तों किसका? यूएपीए कानून का। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। क्या है दोस्तों इसका पूरा नाम? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अर्थात गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। दोस्तों जो ये यूएपीए एक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो देश में आतंकवादी जो गतिविधियां ना हो जाए उसको रोकना ही उस यूएपीए कानून का जो है उद्देश्य। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध गृह मंत्रालय के द्वारा लगा दिया गया। आगे की खबर देख लीजिए दोस्तों। किबिथु सैन्य शिविर। क्या है दोस्तों? आगे की खबर कहां से आ रही थी? अरुणाचल प्रदेश से आगे की खबर जो है वह आ रही थी कि किबिथु सैन्य शिविर, भारतीय सेना ने अपने पूर्व जनरल को श्रद्धांजलि देते हुए अरुणाचल प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर का नाम परिवर्तित कर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया। दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर एक गांव है किबिथु, यहां पर किबिथु सैन्य शिविर है, उसका नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया अपने पास में? तो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया। पूछा जा सकता है किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जनरल बिपिन रावत गैरिसन जो है वो इसका नाम कर दिया गया। इस पहाड़ी गांव की एक प्रमुख सड़क को भी उन्हीं का नाम दिया गया। इसके अलावा दोस्तों यह जो किबिथु गांव है यहाँ पर एक सड़क है, उसका नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया? जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया। बात करें अगर अपने पास में जनरल बिपिन रावत के बारे में तो कौन थे? देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। कौन थे दोस्तों? जनरल बिपिन रावत जो है वह कौन थे? तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे दोस्तों? बिपिन रावत देश के प्रथम फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे दोस्तों? बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे, जिनका पिछले वर्ष एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया था दोस्तों? निधन हो गया था। ये थे जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में सीडीएस कौन है दोस्तों? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वर्तमान में सीडीएस है। पूछा जा सकता है वर्तमान में भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो देश के नए जो है वो सीडीएस बन गए हैं हमारे पास में। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा? विपिन रावत के बारे में चर्चा। और सीडीएस का पद क्यों बनाया गया? ताकि देश की जो तीनों सेना है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, देश की इन तीनों सेनाओं के अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए इस सीडीएस के पद को बनाया गया था। इसके अलावा सीडीएस क्या काम करता है अपने पास में? तो देश के जो रक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में दोस्तों यह सीडीएस काम करता है। विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है बन गए। ये थी दोस्तों चर्चा किसके बारे में? किबिथु सैन्य शिविर के बारे में, जिसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया। अगला देख लीजिए दोस्तों, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में। तो भारत के 3 शहर शामिल किए गए। कौन कौन से हैं वो दोस्तों? 3 शहर। एक तो है हमारे पास में त्रिशूर। कौन सा है दोस्तों? एक तो है त्रिशूर। ये त्रिशूर जो है वो केरल में पड़ता है। कहां पर है दोस्तों? त्रिशूर जो है वो केरल में है। इसके अलावा एक और है हमारे पास में, वो है दोस्तों नीलांबूर। कौन सा है दोस्तों? त्रिशूर, दूसरा हो गया अपने पास में नीलांबूर, और एक शहर और है वह है दोस्तों हमारे पास में वारंगल। तो भारत के 3 शहरों को जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल कर दिया गया। पूछा जा सकता है हाल ही में भारत के कितने शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो 3 शहरों को शामिल किया गया। इन 3 शहरों में दोस्तों 2 शहर तो है हमारे पास में केरल के, वो है त्रिशूर और नीलांबूर, और एक शहर है दोस्तों हमारे पास में तेलंगाना का, और वो शहर है हमारे पास में वारंगल। 3 शहरों को शामिल किया गया। 2022 में 44 देशों के कुल 77 शहरों को शामिल किया गया था। दोस्तों जो वर्ष 2022 था, इस लर्निंग सिटीज में 44 देशों के कुल 77 देशों को
44 देशों के टोटल 77 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया। कौन कौन से? एक तो त्रिशूर, एक है दोस्तों नीलांबूर और एक है हमारे पास में वारंगल, जिसको इस सूची में शामिल किया गया। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, नाइट स्काई सेंचुरी। तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो लद्दाख में। पूछा जा सकता है देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना जो है वो कहां पर की जाएगी? तो वह लद्दाख में जो है वो की जाएगी अपने पास में। यह प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व या फिर नाइट स्काई सेंचुरी चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में कहां पर स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। पूछा जा सकता है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है दोस्तों? तो लद्दाख में यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है और इसी में नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना की जाएगी। यह प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हनले में कौन से स्थान पर स्थापित की जाएगी दोस्तों? लद्दाख में एक स्थान है, उसका नाम है हमारे पास में हनले। तो लद्दाख के हनले में इस नाइट स्काई सेंचुरी की स्थापना की जाएगी। ये हुई दोस्तों किसके बारे में चर्चा? नाइट स्काई सेंचुरी के बारे में चर्चा। बात कर लेते हैं दोस्तों लद्दाख के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? लद्दाख के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कब केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख? तो 31 अक्टूबर 2019 को। क्या हो गया था दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। एक तो था दोस्तों जम्मू कश्मीर और एक था हमारे पास में लद्दाख। 2 जो है वो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है हमारे पास में? तो 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जो है वो भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गया था। और लद्दाख में कितने जिले हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में? तो 2 ही जिले हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों वो 2 जिले? एक तो है हमारे पास में लेह। कौन सा जिला है दोस्तों? एक तो है लेह और दूसरा जिला है हमारे पास में कारगिल। 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है हमारे पास में लद्दाख। लेह और कारगिल जो है 2 जिलों से मिलकर लद्दाख बना हुआ है। इसके अलावा क्या किया गया था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब समाप्त की गई थी दोस्तों? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो है वह समाप्त कर दी गई थी और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। 370 समाप्त कर दी गई। इसके साथ में 35A भी जो है वहां पर समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान में कितने राज्य है दोस्तों? वर्तमान में भारत में जो है वो 28 राज्य है। कितने राज्य है दोस्तों? वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भारत में वर्तमान में अस्तित्व में। यह है दोस्तों किसके बारे में चर्चा? लद्दाख के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर देखिए दोस्तों। अगली खबर क्या थी? 5 राज्यों के कुछ समुदायों को एसटी का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। क्या दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 राज्यों के कुछ समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मंजूरी मिल गई है। एसटी में सम्मिलित होंगे निम्न समुदाय। कौन कौन से समुदाय हैं दोस्तों जो कि एसटी में सम्मिलित होने वाले हैं 5 राज्यों के? एक तो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन से हैं दोस्तों? एक तो भुइया, एक है दोस्तों बिंजिया और है अपने पास में पंडो। पूछा जा सकता है भुइया समुदाय, बिंजिया समुदाय या फिर पंडो समुदाय, इन समुदायों का संबंध जो है वो कौन से राज्य से? तो जो छत्तीसगढ़ से है, जिन्हें क्या कर दिया गया? एसटी में शामिल कर दिया गया। इसके साथ में कुल 12 समुदायों को, ये तो अपने पास में दोस्तों देख लिए, और छत्तीसगढ़ के कुल 12 समुदायों को जो है वो एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। कर्नाटक का कौन सा है दोस्तों? तो बेट्टा कुरुबा समुदाय। कौन सा है दोस्तों? बेट्टा कुरुबा समुदाय जो है कर्नाटक का, उसको भी एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। पूछा जा सकता है बेट्टा कुरुबा समुदाय का संबंध कौन से राज्य से है? तो वह कर्नाटक से है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का गोंड समुदाय। कौन सा समुदाय है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का गोंड समुदाय, उसको भी एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। गोंड समुदाय का संबंध कौन से राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। तमिलनाडु का कौन सा समुदाय है? तो कुरविक्रम। कौन सा है दोस्तों? कुरविक्रम समुदाय है जो कि तमिलनाडु का है, उसको भी कहां पर शामिल कर दिया गया? एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश का हट्टी समुदाय। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों इस ह से आप लोग क्या याद कर लीजिएगा? हिमाचल प्रदेश के इस ह से आप लोग हट्टी को याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का हट्टी समुदाय है, उसको भी एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। दोस्तों कुल 5 राज्यों के कुछ समुदायों को एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से भुइया, बिंजिया और पंडो हो गए। कर्नाटक से बेट्टा कुरुबा हो गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश से गोंड, तमिलनाडु
से कौन सा हो गया, कुरब विकरण, और हिमाचल प्रदेश से हट्टी समुदाय, इनको एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। ये थी दोस्तों चर्चा। आगे की खबर देखते हैं। अगली खबर क्या थी हमारे पास में, तो आईआईटी मद्रास, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईआईटी मद्रास आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया। पूछा जा सकता है एक लाइन का सवाल कि आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है, तो आईआईटी मद्रास। दिमाग की गहराइयों में डाल दीजिए, इस प्रश्न पर फुलझड़ियां लगा दीजिए। इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि कौन से समुदाय को शामिल कर दिया गया इसमें आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में, तो आईआईटी मद्रास को जो है वो शामिल कर दिया गया। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2018-19। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2018-19 दोस्तों क्या कर दिए गए, जारी कर दिए गए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा जारी किए गए दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए। और वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों, तो मनसुख मांडविया। कौन है दोस्तों, मनसुख मांडविया जो है वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। दोस्तों क्या हुआ, इसके अनुसार भारत की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि हुई। क्या कहती है दोस्तों यह रिपोर्ट कि जो भारत की कुल जीडीपी है उसमें सरकारी स्वास्थ्य खर्च में क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। यह 2013-14 के 1.15% से बढ़कर 2018-19 में कितनी हो गई है दोस्तों, 1.18% हो गई थी। दोस्तों क्या था, 2013-14 में भारत की कुल जीडीपी का 1.15% जो है किस पर खर्च किया जाता था, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता था। लेकिन इसमें क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और 2018-19 के अनुसार 1.28%, कितना खर्च करते हैं हम लोग, जीडीपी का 1.28% खर्च करते हैं। 13-14 में 1.15% खर्च करते थे, और अभी 18-19 में कुल जीडीपी का 1.28% जो है वो किस पर खर्च किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। मतलब कितनी वृद्धि हुई है जीडीपी में, 0.13% जो है वृद्धि हुई है किसमें, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्चा किया जाता था उसके बारे में। अगली खबर क्या थी दोस्तों कि प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च वर्ष 2013-14 के 1042 रुपए प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2018-19 में 1815 रुपए हो गया। दोस्तों 2013-14 में प्रति व्यक्ति सरकार कितना खर्च करती थी वर्ष में, तो 1042 रुपए। कितना खर्च करती थी दोस्तों, एक व्यक्ति पर सरकार 1042 रुपए उसके स्वास्थ्य में खर्च करती थी। लेकिन अब कितना करती है दोस्तों, एक व्यक्ति पर 1815 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा एक वर्ष में खर्च किया जाता। मतलब प्रति व्यक्ति पर जो स्वास्थ्य खर्च है उस पर भी बढ़ गया। 1042 था 2013-14 में, और अब कितना हो गया दोस्तों, 1815 रुपए हो गया। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के बारे में चर्चा थी। अगली क्या थी दोस्तों, देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में सरकार का स्वास्थ्य व्यय 28.6% बढ़कर 40.6% हो गया। दोस्तों 2013-14 में सरकार कितना खर्च करती थी दोस्तों, 28.6%। मतलब कि अगर 100 रुपए देश में स्वास्थ्य पर खर्च होते थे तो 28.6 रुपए कौन खर्च करती थी दोस्तों, सरकार खर्च करती थी। लेकिन अब कितना खर्च करती है, तो 40.6%, यानी कि अब 40.6 रुपए सरकार जो है वो खर्च करती है अगर देश में स्वास्थ्य में कुल 100 रुपए खर्च होते हैं। तो ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा, स्वास्थ्य खर्चों के बारे में चर्चा, जो कि बढ़ गए। क्यों बढ़ गए हैं दोस्तों देश के स्वास्थ्य खर्च, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि सरकार ने दोस्तों कुछ योजनाएं जो है वो चला रखी थी, जिनके कारण क्या हो गया दोस्तों, स्वास्थ्य खर्चों में वृद्धि हो गई। तो पहली चर्चा करते हैं दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। कब शुरुआत की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो 23 सितंबर 2018। कब शुरुआत की गई थी, 23 सितंबर 2018 को इस एबीपी जय योजना की शुरुआत की गई थी। कहां से की गई थी दोस्तों, तो रांची से की गई थी। कहां से की गई थी दोस्तों, रांची, जो कि झारखंड में स्थित है, वहां से इसकी योजना की जो है वो शुरुआत कर दी गई थी। क्यों की गई थी दोस्तों, तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए। क्यों की गई थी दोस्तों, तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि देश के सभी लोगों को क्या दिया जा सके दोस्तों, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध की जा सके। इसके तहत क्या दिया जाता था, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। कितना दिया जाता है दोस्तों, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है वो इसके तहत दिया जाता है। कितना दिया जाता है दोस्तों, इसके तहत 5 लाख रुपए का जो है वो स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है प्रति परिवार को। इसमें केंद्र और राज्य कितना खर्च करते हैं दोस्तों, तो इसमें केंद्र और राज्य के खर्च का अनुपात जो है वो 60:40 है। कितना है दोस्तों, 60:40 है। यानी कि 100 रुपए में 60 रुपए खर्च करती है अपने पास में केंद्र सरकार, और 40 रुपए खर्च करती है हमारे पास में राज्य सरकार खर्च करती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश है अगर हमारे पास में, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% इस योजना पर खर्चा कौन करती है दोस्तों अपने पास में, तो केंद्र सरकार के द्वारा
100% खर्च जो है वो इस पर किया जाता है अगर वह केंद्र शासित प्रदेश है। ये है दोस्तों कौन सी योजना, एबीपी जय योजना। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों, तो नोडल एजेंसी जो है इस योजना के लिए बनाया गया है दोस्तों। किसको बनाया गया हमारे पास में, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को इसके लिए नोडल एजेंसी बना दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। इसी प्रकार की दोस्तों राजस्थान में भी एक योजना जो है वो चलाई जा रही थी और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी योजना दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि राजस्थान में चलाई जा रही है। कब शुरुआत हुई थी दोस्तों इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की हमारे पास में, तो मई 2021 में। कब शुरुआत हुई थी दोस्तों इसमें, मई 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। इसमें भी क्या किया जाता है दोस्तों कि सरकार जो है 5 लाख का बीमा कवरेज देती है। कितना देती है दोस्तों, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है वो इसमें प्रदान किया जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया दोस्तों, इस स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया, यानी 10 लाख रुपए तक सरकार जो है वो बीमा प्रदान करती है हमारे पास में। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, तो भर्ती से 5 दिन पहले, कितना दोस्तों, भर्ती से 5 दिन पहले व 15 दिन बाद तक के खर्च को भी जो है वो इसमें शामिल किया जाता है अपने पास में। भर्ती से 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक के खर्च जो होते हैं उसको भी इस योजना के अंतर्गत जो है वो शामिल किया जाता है। और इसका विभाग कौन सा है दोस्तों, तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। कौन से विभाग के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, पूछा जा सकता है कि कौन से विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है दोस्तों, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा यह योजना जो है चलाई जा रही है। यह हुई दोस्तों चर्चा किसके बारे में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जो है वो चर्चा हो गई है। पहले दोस्तों हमने देखा एबीपी जय योजना के बारे में, बाद में देखा हमने दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देख लीजिए, आगे की खबर क्या थी हमारे पास में, पोषण अभियान। अगला देख लीजिए, पोषण अभियान योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य। नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान लागू करने के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों यह रिपोर्ट जारी, तो नीति आयोग जो है उसके द्वारा पोषण अभियान को लागू करने के संदर्भ में क्या कर दी गई दोस्तों, रिपोर्ट जो है वह जारी कर दी गई। इसका शीर्षक क्या था, तो भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय में पोषण अभियान। पूछा जा सकता है क्या था दोस्तों इसका विषय, तो इसका विषय था हमारे पास में भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय में पोषण अभियान। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया दोस्तों इसमें, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में इस पोषण अभियान को लागू करने में टॉप किसने किया हमारे पास में, तो महाराष्ट्र ने, अपने उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र ने इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान प्राप्त किया दोस्तों इसमें किसने, आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर कौन रहा दोस्तों पोषण अभियान योजना को लागू करने में, तो आंध्र प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरे स्थान पर रहा है हमारे पास में कौन, गुजरात। ये थी दोस्तों किसके बारे में, पोषण अभियान के बारे में चर्चा। बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन कौन से राज्य कौन से स्थान पर रहे वो हमने देख लिया। इसके अलावा छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया दोस्तों पोषण अभियान योजना को लागू करने में, तो छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है अपना सिक्किम। कौन रहा है दोस्तों, सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा रहा, तो दादर नागर हवेली तथा दमन दीव। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन रहा दोस्तों प्रथम स्थान पर, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव जो इसमें प्रथम स्थान पर रहा। यह है दोस्तों किसके बारे में चर्चा, पोषण अभियान के बारे में। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, पोषण अभियान के बारे में। तो राष्ट्रीय पोषण माह कौन से महीने में मनाया जाता है दोस्तों, पोषण माह के रूप में किसको मनाया जाता है दोस्तों, तो सितंबर जो है उसको पोषण माह के रूप में जो है वो सितंबर महीने को मनाया जाता है। इसके अलावा पोषण अभियान या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन, कौन सा दोस्तों, पोषण अभियान या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वह कब शुरू हुआ था हमारे पास में, पोषण अभियान या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वह कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों मार्च 2018 में। कब शुरू हुआ था राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो मार्च 2018 में यह पोषण अभियान या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है मार्च 2018 में इसको शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों अब क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना, कौन सी दोस्तों, प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है वह शुरू कर दी गई है। कौन सी योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है वो शुरू की गई है। किसके स्थान पर चली है दोस्तों, मिड डे मील योजना। पहले दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना चलती थी या फिर मिड डे मील योजना जो है वो देश में चल रही थी, उसके स्थान पर प्रधानमंत्री पोषण
योजना जो है वो शुरू कर दी गई है। पूछा जा सकता है मिड डे मील योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है अपने पास में, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है वो उसके स्थान पर शुरू की गई है। और किस अवधि के लिए चलेगी दोस्तों, 5 वर्ष हेतु चलेगी। कब तक चलेगी दोस्तों यह योजना, 5 वर्ष हेतु, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक। कब तक चलेगी दोस्तों, 21-22 से 2025-26 तक यह प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है वो चलने वाली है। इसके अलावा पोषण के बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कौन सा दोस्तों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो अपने पास में कब आ गया था, अपने पास में वर्ष 2013 में। कब आया था दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो वर्ष 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वह आ गया था। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा, पोषण अभियान के बारे में। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, अगली खबर क्या थी, ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरित दलितों की स्थिति के अध्ययन हेतु पैनल गठित करेगी सरकार। दोस्तों सरकार जो है वो एक पैनल गठित करने वाली है, ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरित जो दलित है उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस पैनल का गठन होने वाला है। केंद्र सरकार धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी। जिन दलितों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है या फिर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, उसके लिए केंद्र सरकार क्या करने वाली है दोस्तों, एक पैनल जो है वो गठित करने वाली है। वर्ष 2020 में ईसाई समूहों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट एससी कैटेगरी का दर्जा धर्म तटस्थ बनाया जाए। दोस्तों क्या होता था कि जिन एससी कैटेगरी के लोगों ने, दलित वर्ग के लोगों ने, जो कि हिंदू थे, सिख थे या फिर बौद्ध थे, उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया, इस्लाम या फिर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो उन्हें एससी कैटेगरी का दर्जा इस्लाम और ईसाई धर्म देने के बाद में छीन लिया जाता था। उन्हें एससी कैटेगरी का लाभ धर्म परिवर्तन करने के बाद में नहीं मिलता था। इसलिए ईसाई जो संगठन थे उन्होंने वर्ष 2020 में याचिका लगाई थी और उसमें कहा था कि धर्म परिवर्तन करने के बाद में भी व्यक्ति को एससी कैटेगरी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए सरकार क्या करने वाली है दोस्तों, एक पैनल को गठित करने वाली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस पर केंद्र सरकार को क्या किया गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया और कहा गया कि यह क्या मामला है, सारा का सारा इसको देखिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार क्या करने वाली है दोस्तों, पैनल गठित करने वाली है। अनुच्छेद 341 के तहत संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 यह निर्धारित करता है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग किसी धर्म मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। क्या कहता है अपने पास में दोस्तों, यह अनुच्छेद कहता है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म, दलित किसमें हो सकते हैं दोस्तों, सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के व्यक्तियों को ही एससी कैटेगरी का दर्जा दिया जा सकता है। ईसाई और इस्लाम धर्म में एससी कैटेगरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए जिन दलितों ने इस्लाम या फिर ईसाई धर्म स्वीकार कर दिया, उन्हें एससी कैटेगरी के तहत जो सुविधाएं और लाभ प्राप्त होते हैं वह नहीं मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार क्या करने वाली है दोस्तों, एक पैनल गठित करने वाली है। अगला देख लीजिए, फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों, ये फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 तो फॉर्चून पत्रिका के द्वारा। पहला ही प्रश्न क्या, फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई, तो फॉर्चून पत्रिका जो कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई। इसके अनुसार गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों पहले भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे, मुकेश अंबानी, लेकिन अब मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी जो है वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो बन गए। गौतम वा आगे निकल गया है किससे दोस्तों, मुकेश वा से। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो गए दोस्तों, गौतम अडानी। और दूसरे नंबर पर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अपने पास में मुकेश अंबानी। गौतम अडानी दोस्तों एक बार के लिए तो पूरी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। आज की तारीख में दोस्तों भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है हमारे पास में गौतम अडानी, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है हमारे पास में गौतम अडानी। तो ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा, फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट के बारे में, जो कि फॉर्चून पत्रिका के द्वारा जारी की गई थी। अगली खबर देखते हैं दोस्तों, आगे की खबर क्या थी हमारे पास में, भारत बना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दोस्तों ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। जिन अंग्रेजों ने हमें दोस्तों गुलाम बनाया, उसी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब दोस्तों 4 ही देशों की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। पहले नंबर पर है दोस्तों अमेरिका, दूसरे नंबर पर है दोस्तों चीन, तीसरे नंबर पर है हमारे पास में जापान, चौथे नंबर पर है जर्मनी और 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया में भारत। और ब्रिटेन जो है वो 6ठे स्थान पर खिसक गया है हमारे पास में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार एक दशक पहले भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 11वें स्थान पर था, वो ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले दोस्तों भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और ब्रिटेन 10 साल पहले भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। लेकिन 10 साल में दोस्तों ब्रिटेन 5वें नंबर से लेके 6ठे नंबर पर खिसक गया और भारत जो है 11वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर आ गया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया दोस्तों, अपना प्यारा भारत।
एसबीआई के अनुमान के अनुसार 2029 तक। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कब तक? तो वर्ष 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2029 तक दोस्तों दो ही अर्थव्यवस्थाएं भारत से बड़ी रह जाएगी, एक तो होगी अमेरिका और दूसरी होगी चीन। 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह है दोस्तों किसके बारे में चर्चा? अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी दोस्तों? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने सदस्य देश है इसमें दोस्तों? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 190 सदस्य देश है और इसका 190वां सदस्य जो है वो कौन सा बना है अपने पास में दोस्तों? तो 190वां सदस्य बना है हमारे पास में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वो है दोस्तों अंडोरा। कौन सा है दोस्तों? अंडोरा देश जो है वो आईएमएफ का 190वां सदस्य बना है। पूछा जा सकता है आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन सा बना है दोस्तों? अंडोरा जो है वो 190वां सदस्य बना है। और यह अंडोरा जो है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहां पर स्थित है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय? तो वाशिंगटन डीसी में इस आईएमएफ का मुख्यालय जो है वो स्थित है। और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत क्या बन गया दोस्तों? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है अपने पास में। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? आईएमएफ के बारे में। अगली खबर देख लीजिए, तीसरी वंदे भारत ट्रेन। कौन सी दोस्तों? तीसरी वंदे भारत ट्रेन कब शुरू की गई? 30 सितंबर 2022 से तीसरी वंदे भारत जो है वो ट्रेन शुरू कर दी। कब शुरू की गई? 30 सितंबर 2022 से तीसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई। और कहां तक चलेगी दोस्तों यह तीसरी वंदे भारत ट्रेन? तो गांधीनगर से मुंबई तक। तीसरी वंदे भारत ट्रेन का रूट क्या होने वाला है दोस्तों? तो गांधीनगर से लेकर मुंबई तक इस तीसरी वंदे भारत ट्रेन का रूट होने वाला है। रेलवे ने अगस्त 2023 तक, कब तक दोस्तों? अगस्त 2023 तक ऐसी 75 ट्रेनें, कितनी ट्रेनें चलाने वाला है रेलवे अगस्त 2023 तक? तो ऐसी 75 ट्रेनें जो है वो उत्पादन करने वाला है, ऐसी 75 ट्रेनें चलाने वाला है। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? वंदे भारत ट्रेन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? वंदे भारत ट्रेन के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो वंदे भारत जो होती है वो स्वदेश निर्मित होती है। कहां पर किया जाता है दोस्तों इन वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण? तो स्वदेश में, अपने भारत में ही दोस्तों इन ट्रेनों का निर्माण जो है वो किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो मेक इन इंडिया। कौन सी दोस्तों? मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है इन वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण भारत में किया जाता है। इनकी अधिकतम स्पीड कितनी होती है दोस्तों वंदे भारत ट्रेनों की? तो 160 किलोमीटर पर आवर जो है वो इन वंदे भारत ट्रेनों की पर स्पीड जो है वो होती है। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहां तक चलाई गई थी दोस्तों? तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो थी वो नई दिल्ली से लेकर आगरा तक चलाई गई थी। कहां चली थी दोस्तों? नई दिल्ली से आगरा पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो चली थी अपने पास में। पहली वंदे भारत ट्रेन कहां तक चली थी? नई दिल्ली से आगरा तक चली थी। और इसके अलावा दूसरी वंदे भारत ट्रेन थी दोस्तों, वो कहां तक चली थी? वो चली थी दोस्तों दिल्ली से कटरा। कहां तक चली थी दोस्तों? दिल्ली से कटरा के बीच में दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। पहली होगी दोस्तों नई दिल्ली से आगरा, दूसरी होगी हमारे पास में नई दिल्ली से कटरा, और तीसरी वंदे भारत जो ट्रेन है वो गांधीनगर से चलने वाली है अपने पास में। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? वंदे भारत ट्रेन के बारे में। अगली खबर देखते हैं दोस्तों, आगे की खबर क्या थी हमारे पास में? तो विशेष कार्बन, भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट पूछा जा सकता है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात के हजीरा में बनाया जाएगा। भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? तो गुजरात के हजीरा में पहला कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। और कौन बनाएगा दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा दोस्तों। यह न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होने वाला है, जो कि गुजरात के हजीरा में बनने वाला है। और इसको बनाएगा कौन दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका निर्माण जो है वह किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? विशेष कार्बन फाइबर के बारे में। ग्रेफाइट फाइबर के नाम से विख्यात दोस्तों, जो यह कार्बन फाइबर होता है उसी को ग्रेफाइट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन फाइबर एक बहुलक होता है जो बहुत ही मजबूत एवं हल्का होता है दोस्तों। एक कार्बन फाइबर जो होता है एक बहुलक होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और हल्का होता है। कितना मजबूत होता है? तो स्टील से लगभग 5 गुना, अनुमान लगाकर देख लीजिए दोस्तों, कार्बन फाइबर जो होता है स्टील से लगभग 5 गुना मजबूत होता है और 2 गुना कठोर होता है। किससे? स्टील से। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? कार्बन फाइबर के बारे में चर्चा। और कार्बन फाइबर प्लांट जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुजरात के हजीरा में लगने वाला है। और कौन लगाने वाला है दोस्तों? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना की जाने वाली है। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, मेघदूत, मध्य रेलवे
मुंबई स्टेशनों पर मेघदूत मशीन लगाएगा। कहां पर लगाई जाएगी दोस्तों? यह मेघदूत मशीनें तो मुंबई रेलवे स्टेशन पर यह मेघदूत मशीनें जो है वह लगाई जाने वाली है। कौन लगाएगा दोस्तों? मध्य रेलवे के द्वारा। पूछा जा सकता है मध्य रेलवे के द्वारा मेघदूत मशीनें कहां पर लगाई जाएगी दोस्तों? तो मुंबई रेलवे स्टेशन पर लगाई जाएगी। मैत्री एक्वाटेक द्वारा स्थापित की जाएगी। दोस्तों इन मेघदूत मशीनों की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो मैत्री एक्वाटेक के द्वारा इनकी स्थापना की जाएगी। और मेघदूत मशीनें क्या करती है दोस्तों? जो हवा में जल वाष्प होती है उससे क्या कर सकती है दोस्तों? ये मेघदूत मशीनें पानी का निर्माण कर सकती है। तो इन मेघदूत मशीनों में हवा की जल वाष्प को ताजे और स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग होता है। दोस्तों मतलब कि ये मेघदूत जो मशीनें हैं वो क्या कर सकती है? हवा से पानी का निर्माण कर सकती है और इनकी स्थापना मुंबई रेलवे स्टेशन पर मध्य रेलवे के द्वारा की जाएगी। ये थी दोस्तों चर्चा मेघदूत के बारे में। कहां पर स्थापित की जाएगी दोस्तों ये मेघदूत मशीनें? तो मुंबई में इन मेघदूत मशीनों की स्थापना की जाएगी। हाल ही में मुंबई को किसका दर्जा दे दिया गया दोस्तों? तो ट्री सिटी का दर्जा जो है वो किसको दिया गया? तो मुंबई को ट्री सिटी का दर्जा जो है वो दे दिया गया। इसके अलावा भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई जो है भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। और टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स कौन सा दोस्तों? टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई का स्थान जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई ने जो है वो 5वां स्थान प्राप्त किया था। मतलब दुनिया का 5वां सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है दोस्तों? मुंबई है। और भारत का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक करोड़पति कहां पर है दोस्तों? तो मुंबई जो है वहां पर भारत में सर्वाधिक करोड़पति जो है वो भी दोस्तों कहां पर है? मुंबई में रहते हैं अपने पास में। इसके अलावा देश की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो कहां चलने वाली है अपने पास में? तो देश की पहली बुलेट ट्रेन जो है दोस्तों अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली है। कहां चलने वाली है दोस्तों? पहली बुलेट ट्रेन। तो दोस्तों पहली बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलने वाली है। पहली बुलेट ट्रेन का रूट क्या होगा दोस्तों? अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक जो है इस पहली बुलेट ट्रेन का जो है रूट होने वाला है। इसके अलावा कार्बन तटस्थता रोड मैप कौन सा दोस्तों? कार्बन तटस्थता रोड मैप जो है वह जारी करने वाला पहला शहर कौन सा था दोस्तों? कार्बन तटस्थता रोड मैप जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है दोस्तों? मुंबई जो है पहला शहर है दक्षिण एशिया का जिसने कार्बन तटस्थता रोड मैप जो है वो जारी किया है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में दोस्तों मुंबई ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। सर्वाधिक करोड़पति मुंबई में रहते हैं। इसके अलावा देश की पहली जल टैक्सी कौन सी दोस्तों? भारत में पहली जल टैक्सी जो है वो कहां पर चलाई गई है दोस्तों? तो देश की पहली जल टैक्सी भी जो है वो कहां पर चलाई गई है दोस्तों? मुंबई में चलाई गई है। दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर देखिए दोस्तों, आगे की खबर क्या थी हमारे पास में? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। क्यों खबरों में थी दोस्तों? यह आरईसी या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। पूछा जा सकता है हाल ही में कौन सी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। लाभ क्या होगा इससे दोस्तों? कंपनी के बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने में अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। इससे दोस्तों क्या कर पाएगा? कंपनी का जो बोर्ड है वित्तीय शक्तियां अधिक प्राप्त हो जाएगी और अपने निर्णय अच्छे प्रकार से ले पाएगा। ये थी दोस्तों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जिसको हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के विदेशी ऋण 2021 के 22 में स्थिति पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? है भारत के विदेशी ऋण के बारे में रिपोर्ट। तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई। दोस्तों जो विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जो है जारी की गई है। क्या कहती है यह रिपोर्ट? कि मार्च 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 8.2% वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों भारत के विदेशी ऋण में? तो 8.2% की वृद्धि भारत के विदेशी ऋण में हुई है। कितना हो गया दोस्तों भारत का विदेशी ऋण? तो $620.7 बिलियन हो गया, जो कि पिछले वर्ष कितना था दोस्तों? $573.7 बिलियन था। कितना था पिछले वर्ष में? $573.7 बिलियन भारत का विदेशी ऋण था, जो कि अब कितना हो गया? $620.7 बिलियन हो गया है। कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों इसमें? तो 8.2% की इसमें वृद्धि हुई है। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, भारत ड्रोन महोत्सव। अंतिम खबर है दोस्तों यह कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दिल्ली में। कहां पर किया गया भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। दिमाग की खिड़कियां खोल के अंदर डाल दीजिएगा, यह भारत ड्रोन महोत्सव जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला देख लीजिए दोस्तों, आभा
मोबाइल ऐप। कौन सा मोबाइल ऐप दोस्तों? आभा मोबाइल ऐप। पूरा नाम क्या दोस्तों इस आभा मोबाइल ऐप का? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या नाम है दोस्तों इस आभा मोबाइल ऐप का? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है इसका पूरा नाम है। और आभा मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया गया। किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अपनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। किसकी की है दोस्तों? आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने की है। क्यों की है दोस्तों? तो आयुष्मान भारत योजना जो है उसके तहत जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारियां या फिर आंकड़े रखने के लिए इस आभा मोबाइल ऐप की जो है वो शुरुआत की गई है। इस ऐप से व्यक्ति कहीं भी और कभी भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसके तहत क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसे डॉक्टर की सारी रिपोर्टें अपने साथ में लेकर घूमने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न क्या बन गया दोस्तों? आभा मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये थी दोस्तों किसके बारे में चर्चा? राष्ट्रीय समसामयिकी के बारे में सितंबर 2022 की। इसी के साथ दोस्तों एक ही क्लास में हमने किसको धुआं कर दिया? राष्ट्रीय समसामयिकी सितंबर माह की जो भी थी उसको हमने समाप्त कर दिया। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूंगा। आगे की चर्चा कल की क्लास में होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो सारथी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से दोस्तों इसकी पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।